सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का आंसर पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 13 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो जानना ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे पहला है 15, 18, 24 का लासा कितना होगा। ये तो काफी बच्चों ने कर लिया होगा, फिलहाल फिर भी हम कराए दे रहे हैं। और साथ में इसका दूसरा भी प्रश्न देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर पहला है हमारा, तो यहाँ पे 15, 18 और 24। और प्यारे बच्चों देखो जो विकल्प है ना, या तो विकल्प नकल से करो या फिर अकल से करो। तो भैया देखो नकल से करना तो हिसाब से करना, पता लगे नकल से गलत कर बैठो, ठीक है। अकल से करना तो सही करेंगे, और फिलहाल नकल से करना तो बिल्कुल सही से करना है आपको। तो विकल्प है तो कैसे भी करिए आप। तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। फिर 2 से काटिए 15 और ये 9, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 9 और ये 3। फिर 3 से काटेंगे इसको हम, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब मत काटिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है लासा बराबर इन सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो प्यारे बच्चों 24 और गुणा 15, ये हो गया 5 15, गुणा करा दीजिए। तो 15 चौकू 60, हाथिल 6, 15 दूनी 30, 6 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 360। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। तो 2 में जो समीकरण दे रखे हैं दोनों, यहाँ पे हल बताना है। तो x माइनस वाई और प्लस का 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 2y और प्लस का 6 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को शुरू करने से पहले इसके थोड़ा बेसिक बता दूं, मैं आपको इसके बारे में बता दूं आपको। देखो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो ये होता हमारा अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब a1 बटा a2 इक्वल v1 बटा b2 और इक्वल c1 बटा c2। तो यहाँ पे लिखेंगे अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होते हैं इसके, ठीक है। अब इसके बाद अगला a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और इक्वल c1 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है। अब देखो इन तीन में से क्या निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए समझिए। तो देखो यहाँ पे 1 कर सकते हैं हम, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 2 बराबर, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, तो -1 बटा -2 और बराबर 3 बटा 2, जो कट 3 बटा 6 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2। तो देखो तीनों बराबर है हमारे, ये तीनों कैसे हैं? बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पर ये कटा हुआ है, देखो ये तीनों बराबर है। जब प्यारे बच्चों तीनों बराबर है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। तो आप भी यहाँ पे लिख देना अनेक, अनेक हल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और देखो प्यारे बच्चों इनको याद कर लीजिए भैया, ठीक है। ये किताब में डिटेल में दिए हुए और सर ने बताए भी होंगे आपके क्लास में, तो इसको तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा जिसके मूल समान है, तो के का मान ज्ञात करिए। 3x² माइनस का 6x प्लस के बराबर 0। तो प्यारे बच्चों मूल समान है, जब मूल समान होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लगाएंगे आप। जब मूल समान होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लगाना है। अब b का मान -6 -4, a का मान 3 है और c का मान k और बराबर 0। तो इसको जब हल करेंगे तो ये तो बन जाएगा 36 और ये माइनस का 12 के बन जाएगा बराबर 0। तो माइनस के 12 के को उधर भेजेंगे तो 36 बराबर 12 के हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 3 36, तो के बराबर निकलेगा हमारा 3। ये इसका आंसर आ गया। जल्दी से छापते रहिए भैया। अब प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 को भी देख लीजिए। यहाँ पर देखो यहाँ पे संपाती है। कैसा है? संपाती रेखाएं हैं। तो देखो जो अनेक हल होते हैं ना बेटा, जो अनेक हल होते हैं इन्हीं को संपाती रेखाएं कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3x माइनस नंबर 4 लिख लें हम, 3x माइनस वाई प्लस का 8 बराबर 0। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पे 6x माइनस का के वाई। अब देखो प्यारे बच्चों बराबर में -16 है तो इसको अंदर लेके आइए, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे हल कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा 6 और बराबर
ये माइनस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, तो -1/-k, और इसको लिखने के चलो लिखना चाहो तो लिख दो 8/16। अब जो कट जाए काट दीजिए आप इसे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और बराबर 1/k लिखना, तो कैसे गुणा कर दो इसका इसमें तो k बराबर 2 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब प्रश्न नंबर हमारा 5 है, उसको भी देख लीजिए। चलो प्रश्न दिखा दें आपको 5वां। प्रश्न नंबर 5 है, बाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। चलिए कैसे करेंगे देखना भैया इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिख लेना हमें B। तो A के निर्देशांक हैं 6,5 और B के हैं -4,3, और इसके बाद यहाँ पे लिख लो P, और ये x अक्ष के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों x अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0,22। ठीक है, अब ये जो P है A और B के समदूरस्थ है, मध्य बिंदु नहीं है, A और B के समदूरस्थ है। समदूरस्थ का लगभग समान दूरी पर है, लगभग समान दूरी पर है, ये कह रहा है इसका अर्थ। ठीक, मध्य बिंदु नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। चलिए समझिए इसकी बात को भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AP के बीच की दूरी और बराबर यहाँ पे लिखेंगे PB के बीच की दूरी। और जब प्यारे बच्चों दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र होता है तो अंडररूट नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, इसी प्रकार x1 - x2 का होल वर्ग और प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। अब समझिए इसकी बात को। तो देखो यहाँ पे AP लिखा हुआ, तो AP, तो ये दो बिंदु लिए जाएंगे 6,5 और 0,22। अब यहाँ पे हमने PB लिखा हुआ है, तो P के निर्देशांक 0,22 और -4,3। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बिंदु इधर रखे जाएंगे और ये दोनों बिंदु इधर रखे जाएंगे। चलिए हल करते हैं इसको हम। तो x1 का मान 6 और x2 का मान 0, x2 का मान 0 तो इसे ना लगाएं, इसका होल वर्ग। y1 का मान 5 और y2 का मान 22 और इसका होल वर्ग बराबर। अब इधर x1 का मान 0 तो 0 ना लगाएं, और x2 का मान, अरे भैया x1 का मान 0 और x2 का मान -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 22 और y2 का मान 3, इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 हमारा, प्लस यहाँ पे a - b का होल वर्ग, तो ये 25 प्लस 22 स्क्वायर माइनस का 10 22 हो जाएगा बराबर। ये 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी सूत्र खोल देना, तो ये हो जाएगा हमारा 22 स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6 22 इतना। अरे भैया a - b का होल वर्ग खोलेंगे तो यही निकल के आएगा। तो देखिए 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर चला जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 61 - 10 22। ठीक है, और बराबर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस का 6 22। अब यहाँ लिख दो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, तो जब पक्षांतर करेंगे तो 10 22 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो 61 - 25 बराबर माइनस का 6 22, और ये माइनस है तो प्लस का 10 22 हो जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों इधर बचेगा 4 22 और बराबर इधर बचेगा हमारा 36 ही बचेगा। 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर रह गया 5 और 5 में से 2 जाएगा 3, सही, तो 4 एकन 4 नेम 36, तो y बराबर 9 निकला हमारा। ठीक, अब यहाँ पे जो y अक्ष के निर्देशांक है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0,22। और प्यारे बच्चों y का मान कितना 9 निकला है, तो 0,9 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा A। अब देखो इसमें सही है कि नहीं है, इसमें गलती बहुत है यार अनसोल्ड में। प्रश्न नंबर 5 का A, हाँ ठीक सही है। और चलिए प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए भैया।
और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ठीक, और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना आप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, जहाँ भी शेयर करना चाहें वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप। इस वीडियो के लिए काफ़ी बच्चे कमेंट करें, सर बनाइए, जल्दी बनाइए, परीक्षा नज़दीक आ रही है। चलिए ठीक है, हम आपको परीक्षा नज़दीक देखते समय हल कर रहे हैं भैया इसको, तो बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए बराबर। अब प्रश्न नंबर है हमारा 6 को इसी में देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 6 है, किसी बहुपद f(x) के लिए, ठीक, y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखने वाली बात ये है, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, x है, तो ये कहलाता हमारा ग्राफ, ये कहलाता ग्राफ, या जिसे वक्र भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो x है, तो ये देखो इस ग्राफ ने x को कितनी बार काटा, देखो एक ये काटा यहाँ पर, 1 2 और 1 3, तो कितनी बार काटा, 3 बार काटा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, ठीक, 3 पे टिक लगा लेना आपको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, बिंदु 3,4, प्रश्न नंबर 7 हमारा, बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी है। तो देखो बाई अक्ष से दूरी बराबर होता है प्यारे बच्चों a, क्या होगा a, तो ये a का मान कहलाता और ये b का मान कहलाता है। तो a का मान कितना, 3 है, तो बाई अक्ष से दूरी बराबर हो जाएगी हमारी कितनी, 3। अगर यही आपसे पूछे x अक्ष से दूरी कितनी होगी, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी होगी बराबर b, और इसमें b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो देखो x अक्ष से दूरी बराबर y अक्ष से दूरी बराबर a, ठीक है, और x अक्ष से दूरी बराबर b, तो ये a का मान होता और ये b का मान होता, तो a का मान 3 हो जाएगा, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 है, इसे कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। चलो हम चित्र में ही बता दें, इसी में बता दें। देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो a का मान कितना है, a के का मान इसका मान है प्यारे बच्चों 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे हम, ठीक है। और BC का मान, इसका मान है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 लिख देना है। अब HK का मान, यानी इसका मान है हमारा 7, तो हमें AC का मान ज्ञात करना है इसका। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जब ये समरूप हैं तो संगत हो जाए समानुपात में होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, जरा ध्यान समझना, BC बटा, यानी इसकी ऊंचाई और बटा इसकी ऊंचाई, और HK बराबर, फिर इसका आधार CA या AC बटा, फिर इसका, अरे भैया देखो एक बार फिर समझो, देखो इसकी ऊंचाई बटा इसकी ऊंचाई, फिर इसका आधार, फिर बटा इसका आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे AK। अब इसका मान कितना है, 3.5, और इसका मान कितना है, 7 है। अब बराबर AC का मान कितना है, AC का मान हमें पता नहीं, और AK का मान कितना है, 10 है। अब देखो इसको हम इसका हटा दें दशमलव, तो यहाँ बढ़ा दें 0, तो ये 35 एकन 35 और 35 दूनी 70, फिर 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो प्यारे बच्चों उधर 1/1 बचेगा, कैसे गुणा करेंगे, तो AC बराबर निकलेगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। तो 5 सेंटीमीटर, डी पे साइन लगा लीजिए। अब ये तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको भी समझ लो। तो यहाँ पे देखो tan 45 का मान 1 है, यहाँ पर भी tan 45 का मान 1 है, तो मान लगा देना, ठीक। यार भैया यहाँ पे tan 45 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 - 1 और बटा 1 + 1, तो ये से कट जाएगा, तो हो जाएगा 0/2। जब 2 का भाग प्यारे बच्चों 2 का भाग 0 में लगाएंगे, जब 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो जब 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो आएगा 0। अब देखो टेबल में देखो sin 90 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। अब cos 90 का मान 0 होता है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका। हमें ये देखना इन 4 में किसका मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये भी हमारा प्रश्न हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखिए 11, भूमि के एक बिंदु से
मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और उसमें √3 का ये यानी √3 का मान ये लगाना हमें। कैसे करते हैं देखना है इसको अब आप। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र बनाना हमें ये, तो जो इसका उन्नयन कोण है, हमारा उन्नयन कोण है 30 अंश। तो यहाँ पे ए बी और ये सी पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे, ये वाली 30 मीटर हो जाएगी और ये वाली एच कर लीजिए। तो यहाँ पे tan 30 लगा दो, तो एच बटा 30 हो जाएगा, ठीक है। और tan 30 का मान 1/√3, तो एच बटा 30। अब यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो √3h बराबर हो जाएगा 30, तो √3 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 30/√3। अब इसका परमेकड़ करेंगे तो √3/√3 तो हो जाएगा 30√3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो h बराबर निकलेगा 10√3, ठीक है। तो h बराबर 10 और √3 का मान दिया है प्रश्न में 1.73। और प्यारे बच्चों √3 के मान को याद भी कर लीजिए आप। तो h बराबर जब इसमें 10 का गुणा करेंगे 1730 और दशमलव से पीछे 2 अंक है, तो इतना हो जाएगा हमारा ये मीटर। तो देखो कौन सा है, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। पीछे वाला 0 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर हमारा 12 है, इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, यदि किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। समझिए इसकी बात को भैया, यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये भी x है तो ये भी x है, ये हमारा खंबा है और ये इसकी परछाई है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो ए बी सी, तो प्यारे बच्चों बी सी क्या है, बी सी एक खंबा है और ए बी क्या परछाई है, और ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और ये कोण मान लिया हमने थीटा। चलिए तो यहाँ पे कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी x बटा x, तो इससे ये कट जाएगा तो 1/1, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए एक मान किसका होता है, तो tan थीटा बराबर tan 45 का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर निकलेगा 45 अंश। ये हमारा इसका आंसर आ गया। जल्दी जल्दी छापते रहिए भैया। और प्रश्न नंबर हमारा 13 है, इसको देख लीजिए के किस मान के लिए, और 13 नंबर छोड़ रहे हैं क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रश्न है ये हमारा। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए, 13 + 1 कितना हो गया, 14 हो गया। अब एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई यानी कि r बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हमारी। एक बार फिर सुनिए प्रश्न को, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो प्यारे बच्चों त्रिज्या कितनी होगी हमारी, 14 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, जो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ठीक। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। कितने का बनाती है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो थीटा का मान हो जाएगा 6 अंश। अगर ये 2 मिनट कहता तो 6 दूनी 12 अंश हो जाता। अगर ये 5 मिनट कहता तो ये 30 अंश हो जाता, ठीक है। 1 मिनट में तो ये जो कोण होगा वो 6 अंश होगा, यानी थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 6 अंश। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा πr² थीटा बटा 360। अब इसको हल कर दीजिए, तो पाई का मान 22 और बटा 7 नीचे निकाल दो, r का मान 14 और गुणा 14 और थीटा का मान कितना हो जाएगा 6 है और बटा 360। अब इसको हल कर दीजिएगा आप। देखो 6 एकन 6, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 60 बचेगा ये। अब 7 एकन 7, 7 दूनी 14। अब 2 से और काट दो, 2 एकन 2, ये हो जाएगा हमारा 30। अब मत काटो। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हासिल लगी हमारी, बोलो ना, 14 2 14 28 30 और बटा 30। अब इसका भाग लगा देंगे इसमें, और काटना चाहो तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो आपको बढ़िया लगे। देखो 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 जीरो, फिर इसमें 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, फिर ये हो जाएगा हमारा 0.3 छक्का 18, 3 छक्का 18 और बटा 10 बचेगा। ठीक है, 3 का भाग लगाया हमने इसमें। अब इसके बाद इसमें जब 10 का भाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों 1 अंक और आगे भाग जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 10.26 वर्ग सेंटीमीटर। तो मिला हुआ आंसर कहाँ पर है ये, तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा ये। ठीक, अब आपको जो बढ़िया लगे, ठीक, काटना चाहो तो काट दो। ठीक है, चलिए देख लो, मैं इसका आंसर भी देख लें। 14 नंबर का 14 नंबर ए, हाँ ठीक सही है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 14 के बाद 15 क्या है, चलो इसको भी देख लीजिए आप। 15 नंबर इतने में हो जाएगा काम हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो एक बेलन और शंख की ऊंचाइयां बराबर है। तो प्यारे बच्चों बेलन और शंख की ऊंचाई कैसी है, बराबर है, अच्छी बात है, और आधार की त्रिज्या भी बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, चलिए समझिए। तो देखो आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, ठीक, अब यहाँ पे बराबर, तो पहले शंकु है तो शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद ये तो सॉरी ये बेलन का आयतन हो गया। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/1/3, और प्यारे बच्चों 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3/1। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3:1। ये इसका आंसर हो गया। अरे भैया प्रश्न कह रहा है ना बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया और ये शंकु का आयतन हो गया, तो ये से कट गया, तो 1/1/3, 3 ऊपर चला गया, ये इस प्रकार आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न नंबर 16, एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है, इसकी लंबाई इतनी है, तो 100 चक्कर में कितनी जगह को समतल करेगा ये बताना है। तो देखो व्यास दिया हुआ, तो व्यास को आधा कर देंगे, त्रिज्या बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1.2 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है h बराबर है हमारी 1.68 मीटर। तो नई लाइन से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, तो सूत्र होता है हमारा 2πr एच। ये अब प्यारे बच्चों ये एक चक्कर का हो गया, लेकिन चक्कर लगाए जा रहे हैं 1000, तो उसमें 1000 का हो जाएगा गुणा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा ये। तो 2 गुणा पाई का मान मत लगाओ क्योंकि कटने वाला तो हाँ कट जाएगा, पाई का मान 22/7, ठीक, और आर का मान 1.2 और एच का मान 1.68 और गुणा 1000। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों इसका 10 बटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा, इसका 10 बटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा हमारा इतना। अब ये जो हो गया है 22 गुणा 12 और गुणा 68 बटा 7 गुणा 1000 और गुणा 1000। तो प्यारे बच्चों 1000 से कर लो राम राम, तो ये बचा हुआ 44 गुणा 12 गुणा 168 बटा 7, 7 एकन 7, और ये 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। अब इसका भैया गुणा अपने आप करना, और जो इसका आंसर आ जाए उसी पे टिक लगा लेना आप, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें अब देखो सी तो ए तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा हमारा। 4 8 16 16 दूनी 32, हाँ ठीक, इसका बी सही हो जाएगा। अब देखें बी ही होगा, 16 का बी, हाँ 16 का बी। जब इसका आप गुणा करेंगे तो इसका गुणा यही निकल के आएगा 12,672 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 17, कैसे करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य,
समांतर माध्य। और जब प्यारे बच्चों हमारी संख्याएं क्रमागत हों, जब ये संख्याएं हमारी क्रमागत संख्याएं हो, देखो क्रमागत संख्याएं है तो पहली संख्या अंतिम संख्या लेनी है, पहली और अंतिम जोड़ दो, 1+9 और बटा 2, तो ये हो जाएगा 10/2। तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो आंसर आ जाएगा 5। जब ये संख्याएं हमारी क्रमागत हो यानी संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, प्रत्येक स्थान पर संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, तो पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, जो आंसर होगा भाई हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब प्रश्न नंबर 18 इसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 18 है, यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया जाता है तो शंकु आयतन क्या होगा। चलिए समझिए इसके बात को। तो एक 10 सेंटीमीटर कोर वाला टुकड़ा है, तो चलो दूसरे पेज पे दिखा दूं करके इसको हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 18 ही है, ठीक, जरा ध्यान समझना इसको। तो प्यारे बच्चों एक हमारा घनाभ है ये, तो यार गलत, चलो गलत तो फिलहाल नहीं है, थोड़ा इसको ऐसे करके बना देंगे अब हम इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों ये घनाभ है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर शंकु बनाया गया, क्या बनाया गया, शंकु। तो शंकु बनाया जाएगा, गड्ढा कर दिया गया शंकु के रूप का ऐसे करके ये। अब इसको नीचे तक ले जाया गया इस प्रकार ये, ये हमारा शंकु बनाया गया ये, ठीक है। यहाँ पे इसका ये, तो इसकी जो इसकी जो भुजा है, जो इसकी भुजा वो कितनी है, 10 मीटर है। कहाँ चला गया प्रश्न यार, हाँ। और जो प्यारे बच्चों इसकी भुजा कितनी, 10 मीटर है। जब इसकी भुजा 10 मीटर है तो ये कितनी होगी, अरे भैया ये भी तो 10 होगी, लेकिन ये देखो ये दो चीजें हैं आपकी, एक घन की भुजा भी हो जाएगी और ये शंकु का व्यास भी हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो R बराबर, अरे भैया देखो ये शंकु का व्यास है, क्या ये शंकु का व्यास है और शंकु की घनाभ की भुजा भी है, देखो ये कितनी है, 10 है और ये कितनी 10 है, तो ये शंकु का व्यास हो जाएगा। तो ये व्यास 10 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी हमारी, 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या इसकी ऊंचाई है, ये क्या इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो H बराबर लिख देंगे हम 10। अब यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई R² H। और प्यारे बच्चों पाई का मान इसमें आपको नहीं लगाना है, देख लें है कि नहीं है, हाँ पाई का मान 10.12 लगाना है, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 3.14 और R का मान है 25 हो जाएगा और H का मान 10 हो जाएगा हमारा। अरे भैया R का मान 5 है तो 25 हो जाएगा ना ये। अब ये कटेगा तो है नहीं कुछ, तो गुणा करा दीजिए। तो इसमें देखो 25 का गुणा कराओ, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, हासिल लगी हमारी 10, 25 एकन 25, 25 और 10 35, हासिल 3 और 25 3 75, 75 और 3 78 और 1 0 ये। तो दशमलव से पीछे कितने हैं, दशमलव से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लगा दीजिए और बटा में रहेगा 3। अब इसमें 3 का भाग लगा दो, तो देखो 3 दूनी 6 और 3 छक 18 और 3 एकन 3.66। अब यहाँ पे लिख देना आपको वर्ग, आयतन है ना तो घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर। अब इसका आंसर देखो है कहीं पर इसमें, ये जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कहीं गलती तो नहीं कर बैठे यार हम, देख लें क्या पूछा, शंकु का आयतन, शंकु का, हाँ ठीक सही है, 1/3 पाई R² H, ठीक सही है। और ये 25 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 25 चौकू 100, ठीक, और हासिल 10, 25 एकन 25, 25 और 10 35, हासिल 3, 25 3 75 और 3 78 और 1 0 ये चिपका दिया हमने, अच्छी बात है। दशमलव से पीछे 2 अंक है तो 2 चले गए, 3 का भाग, 3 दूनी 6, यहाँ पे 18 हो गया, 3 छक 18, हाँ ये हाँ सही तो है, और 3 एकन 3 सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है अभी देख के बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी कैसे होगा, देखो यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 261.9 इतना लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा हमारा, लगभग में यही सही हो जाएगा सी। अब इसका विकल्प देख लें फिर आपको हम बता रहे हैं।
खाली ये वाली संख्या मैच होनी चाहिए 261। ये 18 का सी है हमारा, है 18 का सी, हाँ 18 का सी सही है, ठीक है। बस ये आगे वाली संख्या मैच हो जानी चाहिए पूरी पूरी आपको। तो 261 है तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो कितना सटीक आंसर दे रखा है बताओ, क्या बताओ इन पागलों से, बच्चे को परेशान कर लेते हैं ये। अब प्रश्न नंबर है हमारा 19, जल्दी से नोट करिए प्रश्न को आप। प्रश्न नंबर है 19। अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसी में थोड़ा समझ लो, देखो चित्र में ही थोड़ा आपको समझा दूं मैं। तो प्यारे बच्चों देखो ये वाला कोण है हमारा 46 अंश का, तो यहाँ पे क्यू ओ आर ये वाला कोण पूछा है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो 180 में से इसे घटा देंगे, तो 180 में से घटा देना 46, जो बचेगा वो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अरे तेरी की, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे रह गया 7, और 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ रहेगा 1, तो 134 बचा हुआ है। तो 134 ये रहा। अब देखो नेक गलती करो तो आंसर काफी बच्चे ये लगा देंगे। तो 334 इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस पे टिक लगा दीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 20 है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है? अरे यार, कोण बी ए डी और कोण ए सी डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो यार सवाल ही पूरा हमें गलत लग रहा है, इसमें कोण का पूछा है। तो प्यारे बच्चों भी इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, ये प्रश्न तो हमें गलत लग रहा है, ठीक है। अगर हो सके तो अपने सर के साथ शेयर कर लेना, ठीक है। अगर किसी को यानी जैसे इसका आंसर निकल के आ जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, इसका आंसर आ गया है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 21 नंबर पे आ जाइए अब आप। प्रश्न नंबर है हमारा 21, थोड़ा इसको देख लें आप। यदि द्विघात बहुपद ये दिया हुआ के शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते हैं देखना इसको। तो प्रश्न नंबर है हमारा 21। तो यहाँ पे लिखा हुआ है k-1 और ये x² प्लस kx और प्लस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों थोड़ा इसको जब हल करेंगे तो देखो इसमें a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा k-1 और b का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 1। अब जो इसके हमने मान लिए इसके मूल है अल्फा और बीटा है, ठीक, अल्फा और बीटा। तो इसमें एक मूल दिया हुआ है तो इसको मान लो -3, यानी अल्फा बराबर -3 है और इसको ज्ञात करना हमें। चलिए समझिए, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक, यानी इन दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता माइनस का बी अपान, अरे यार सी अपान ए होता, प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, सी अपान ए होता, ठीक है। सी बना हुआ है अपान ए, ये इसके तो हो गई टाटा फेस। अब देखो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान -3 है और गुणा बीटा, हाँ हो गई इसकी, तो इसका तो बच गया बैंड, हटा चल भैया, ठीक है। ये ऐसे करके, अरे भैया मूलों का गुणनफल सी अपान ए, तो अल्फा का मान -3 है और गुणा बीटा और बराबर, अब सी का मान कितना है 1 है और ए का मान कितना है प्यारे बच्चों, ए का मान है ये k-1। चलिए समझिए भैया, अब इसको हल कर दीजिए। हल करने की क्या जरूरत है, देखो ये -3 गुणा में इधर भाग में लगा दो, तो बीटा बराबर हो जाएगा हमारा, बीटा बराबर हो जाएगा 1/-3 और k-1। अब इसका आंसर देखें इतना है कि नहीं है यार, एक तो इसके आंसर नहीं दिए होते हैं, दिक्कत इस बात की है। चलो भाई समझिए इसकी बात को। तो के का मान पूछा क्या इसने, 1 शून्य, दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बी का मान निकाल लिया, तो इसमें एक काम और करना पड़ेगा हमें, जरा ध्यान समझना। यहाँ पे थोड़ा इधर देखिए, तो यहाँ पे जो 1 शून्य का -3 दिया हुआ है, ये -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर, तो इसमें पहले x की जगह पे -3 लगा दीजिए, x की जगह पे -3 लगाओ, तो k-1 और
और यहाँ पे -3 लिखेंगे का होल वर्ग। फिर इसके बाद प्लस के, फिर यहाँ पे -3 और +1 बराबर 0, इस प्रकार। तो ये 9 हो जाएगा, फिर 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 के और -9 और ये प्लस माइनस -3 के हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको थोड़ा हल करिए तो ये 9 के है और ये माइनस का 3 के है तो 6 के। अब ये माइनस का हो जाएगा हमारा, ये प्यारे बच्चों माइनस का 8 हो जाएगा तो -8 बराबर 0। अब इस 8 को उधर भेज दो तो के बराबर हो जाएगा 8/6। अब इसे काटेंगे हम, 2 से 2 3 6 और 2 चौकू 8, तो के बराबर 4/3 निकलेगा इतना। ठीक। अब प्यारे बच्चों ये जो मान है ना, इसको समीकरण नंबर 1 कर लो आप। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये वाला मान जो के बराबर 4/3 है तो इसमें रखेंगे 1 में। अब चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से बीटा बराबर 1/-3 और इस के की जगह पे 4/3 -1। अब जब इसको हल करेंगे तो बीटा बराबर 1/-3। अब ये हो जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 -3 और बटा 3 इतना। और प्यारे बच्चों ये 3 से 3 चला जाएगा, जब ये 3 से 3 चला जाएगा, ये माइनस का चिन्ह और लफड़ा कर रहा है हमारा, तो कुछ कहीं माइनस का तो नहीं लफड़ा हो गया कहीं पर यार, इसमें आंसर में माइनस है क्या, इसका देख लें हम। हाँ सही माइनस है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्यारे बच्चों बीटा बराबर यहाँ पर 1 बचेगा तो 1/1 और ये माइनस का चिन्ह साथ में चल रहा है तो नई लाइन से बीटा बराबर -1 आ गया हमारा। ठीक, तो ये आंसर निकल के आ गया। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए। तो वो पहले हमने सबसे पहले निकाला प्यारे बच्चों गुणनफल। ठीक, गुणनफल निकालने के बाद जो एक मूल -3 है तो इसी को x बराबर -3 रखने पर, तो इसमें x बराबर -3 रखा तो मिल गया हमें k का मान 4/3। अब ये 4/3 मान समीकरण नंबर 1 में लगा दिया तो बीटा का मान मिल गया -1। ये हमारा हल हो गया प्रश्न आपका पूरा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है। तो प्रश्न नंबर 21 का था, बंगलौर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के साथ 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपया, यानी दोनों टिकटों का मूल्य 46 रुपया है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुरम की खरीदें तो 74 रुपया लगते हैं, तो 74 रुपया हो जाते हैं। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना, ये बताना हमें। चलिए समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना और प्रश्न नंबर है 21 का खा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बस स्टैंड, माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर 100 रुपया। और इसके बाद इसी प्रकार यहाँ पे पूरा लिख के आएंगे यशवंतपुर का किराया बराबर 22 रुपया। अब प्रश्न की ओर साथ चलेंगे हम, थोड़ा पेन दूसरा निकाल लें अब हम। तो देखो मल्लेश्वरम की 2 टिकटें हैं तो 2x हो जाएगा और यशवंतपुर की 3 है तो प्लस का 3/, और बराबर कितना रुपया लगा, 46 लगा है। अगला देखिए, अब 3 टिकट मल्लेश्वरम की हैं तो 3x और 5 टिकट यशवंतपुर की हैं तो 5/, और बराबर 74 रुपया। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इनको हल कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे 5 है तो 5 गुणा इसमें कर दो, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 गुणा कर दो। हल करिए इसे अब, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x और प्लस का 15/, और बराबर जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 230 हो जाएगा। इसमें 3 गुणा करो तो ये हो जाएगा 9x और प्लस 15/, और बराबर 3 चौक 12
21 और 1 22 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए आप। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है, तो ये से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर, अब इसको हल करेंगे तो ये 8 बचेगा हमारा, कितना 8 रुपया। तो यानी कि जो मल्लेश्वरम का किराया है वो 8 रुपया, कितना है 8 रुपया। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x बराबर 8 है तो यहाँ पे लगा दो, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 2 गुणा 8 प्लस का 3 बराबर 46। तो प्यारे बच्चों 8 दूनी 16, 16 को उधर भेज देंगे तो 3 बराबर 16, 46 माइनस 16 तो हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा हमारा 30। तो 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो बाई बराबर 10 रुपया। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, एक ये निकला और एक ये निकल के आ गया। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला, इसको भी देख लीजिए आप। तो इस आकृति में देखो ये वाली भुजा है ना, तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो हमें सिद्ध करना AD बटा AB और AE बटा AC, ये सिद्ध करना है। चलिए कैसे करते हैं देखना इसको आप। तो प्यारे बच्चों इस चित्र में दिया हुआ है, तो इसमें पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, DE समांतर BC। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा है इसके समांतर है, तो नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम AD बटा AB और बराबर AE बटा AC, ये सिद्ध करना। तो नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ठीक। तो थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, थेल्स प्रमेय से। और जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा, जब ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, तो यहाँ पे लगती है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय कैसे लगाते हैं, AD बटा DB और AE बटा EC। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम AD बटा DB बराबर AE बटा EC। एक बार फिर समझिए, जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा DB और AE बटा EC, ये लिखेंगे। तो हमने वही तो लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों पक्षों को पलटेंगे हम, दोनों पक्षों को पलटेंगे। जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो देखना क्या होता है इसके साथ। तो यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे हम दोनों पक्षों को पलटने पर। जब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हो जाएगा DB बटा AD बराबर EC बटा AE, इस प्रकार। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE और प्लस 1। जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक और इसके नीचे एक, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा DB प्लस AD बटा AD बराबर इसका इसमें EC प्लस AE बटा AE। अब प्यारे बच्चों चित्र देखिए जरा ध्यान से इसको, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, अरे यार थोड़ा मोड़ के दिखा दें हम आपको। देखो यहाँ पे समझो, जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो BD प्लस AD, अरे भैया देखो BD और प्लस AD, अरे भैया BD प्लस AD यानी BD प्लस AD, BD और प्लस AD, तो पूरा हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा AB हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AB बटा AD और बराबर यहाँ पे लिखा हुआ EC प्लस AE, अरे भैया EC और प्लस AE, तो पूरा AC हो जाएगा ना, ये पूरा AC, तो यहाँ पे AC बटा AE।
उम्मीद आपको चीज समझ में आ गई होगी। और भैया इसकी जगह पे AC लिख सकते हैं हम। अब दोनों पक्षों को पुनः पलट दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों को पुनः पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पुनः पलटेंगे तो प्यारे बच्चों AD बटा AB बराबर AE बटा AC। और बस हमें यही सिद्ध करना था, यही हमारा प्रश्न का हल हो गया। अब चलिए भैया प्रश्न को पूरा एक बार देख लीजिए आप। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, तो इतना काम करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे आप, ये आपका सिद्ध हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है घा घड़ी, उसको भी देख लीजिए आप। तो पहले का है घा घड़ी। तो यहाँ पे x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, x, y, फिर इसके बाद है 1, 2 और 7, 0 सररेख है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो प्यारे बच्चों सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बराबर 0। अब ये सूत्र बना नहीं है, बना रहे हैं हम। तो y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y, 23, 31, 12। तो देखो 23, 31 और ये 12। अब इसमें मान लगा दीजिए। जब इसमें मान लगाएंगे हम, देखो x1 का मान x और y2 का मान 2 और y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 1 और y3 का मान 0 और y1 का मान y प्लस x3 का मान 7, y1 का मान y और y2 का मान 2 और बराबर 0। तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 7y माइनस का 14 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों ये 2x, अब ये 7y और ये माइनस का y तो प्लस का 6y और माइनस का 14 उधर भेज दीजिए तो प्लस का 14 हो जाएगा। इसमें 2 का भाग लगा दो या इसमें 2 कॉमन ले लो। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3y और बराबर हो जाएगा 14। तो 2 1 2, 2 7 14, तो x प्लस 3y बराबर 7। ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक, अब देखो आंसर है कि नहीं। इसमें एक तो आंसर नहीं दिए होते हैं। हाँ ठीक सही है, चलो दिया तो है। तो कितनी कृपा कर दी इसने, आंसर दे दिए प्रश्नों के, नहीं तो आंसर दिए ही नहीं होते इसमें। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 5वां नंबर है इसका। ठीक है, उसको भी कर लीजिए फिलहाल। चलो बता दूं, सरल है ये भी। तो प्रश्न नंबर 5 में 22 का 5वां है। ठीक है, तो इसमें हमें BC की माप ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, और ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं, देखो ये स्पर्श बिंदु, एक ये और एक ये और एक ये हमारे 3 वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये वाली रेखा और ये रेखा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर होंगे और यहाँ बराबर दी भी हैं, तो ये 5 और ये 5 है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये देखो दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। जब ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो प्यारे बच्चों दोनों बराबर होंगे। तो ये वाली दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक, इसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर। अब ये वाली भुजा हमारी 3 है, जब ये वाली भुजा हमारी 3 है तो प्यारे बच्चों ये भी भुजा हमारी 3 होगी यहाँ तक इतनी। ठीक है, ये तो ये 3 है, तो यहाँ पर भी ये 3 कर लीजिए। तो हमें BC की माप ज्ञात करनी। तो देखो B और C कितना हो गया, 4 3 7 हो गया। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान समझना। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम BE बराबर, या ऐसे लिख लो, देखो BF बराबर BE। तो यहाँ पे लिखेंगे BF बराबर BE। ठीक, और आगे लिख देना है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, कोष्टक में लिख देना इस चीज को। अब प्यारे बच्चों BE का मान कितना है, देखो BE का मान 4 है, तो यहाँ पे BF बराबर 4 सेंटीमीटर इतना। ठीक है, अब आगे समझिए।
ये समीकरण नंबर 1 कर लो, करना चाहो तो इसको, और 4 यहाँ पे लिख दो। ऐसे करके समीकरण नंबर 1 मत डालो। अब इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी एफ बराबर सी डी। ठीक, यहाँ पर भी बिल्कुल यही चीज लिख लेना है, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो सी डी का मान कितना है, देखो सी डी का मान चित्र में देखिए, सी डी का मान कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। सो सी एफ बराबर हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो चाहो तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा लेना। ठीक है, तो देखो ये वाली 4 निकल के आ गई और ये वाली 3 निकल के आ गई है, तो नई लाइन से लिखेंगे BC बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 4 + 3, तो BC बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 4 चम्मच, इसका उसको कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 4 चम्मच है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त कि कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये पाई का मान है और ये √3 का मान है। चलिए कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का आपको सूत्र पता होना चाहिए, और देखो व्यास कितना 30 सेंटीमीटर है, हमारा व्यास 30 सेंटीमीटर है और थीटा हमारा है 60 अंश। तो यहाँ पे जब व्यास प्यारे बच्चों हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो पहले तो 22 का 4 चम्मच, तो व्यास 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र होता है हमारा πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ये सूत्र होता है वृत्तखंड का। मान लगा दीजिए, तो पाई का तो मान 3.14 लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पे आपको लिखना 15 × 15, और थीटा का मान 60 और बटा 360 माइनस, और आर का मान 15 × 15 और साइन 60 हो जाएगा ये हमारा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3.14। देखो 15 × 15 225 और गुणा 60 एकन 60 60 छक्का इतना हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे बचेगा हमारा 6। अब यहाँ पे माइनस 15 15 225 गुणा और साइन 60 का मान √3/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करो 225 कामन ले लो। जब 225 कामन लेंगे तो 3.14/6 और माइनस अब √3 यहाँ पे √3/2 बचेगा, और √3 का मान लगा दीजिए कितना, √3 का मान है कहाँ चला गया 1.73 इतना ही है। ठीक है, √3 का मान और बटा 2। अब इन दोनों को लासा लेके हल कर दीजिए जरा। देखो ये 225 और जब इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा 6, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 3.14 माइनस अब 2 का इसमें लगाएंगे 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा इसमें करो, तो 3 3 9 और 17 3 51 और दशमलव इसका यहाँ पे लग जाएगा। क्या लफड़ा है, माइनस का कैसे हो गया भैया, ये जाना कैसे हो गया। प्यारे बच्चों एक चीज भूल गए इसमें हम लगाना। देखो ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 हमने छोड़ दिया, तो ठीक है, तो बटा में 2 यहाँ लगा दें हम, ये ऐसे करके। ठीक है, माफी चाहता हूँ, ये 2 हमने छोड़ दिया था ये, तो ये 225 हमने काम ले लिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 2 दूनी 4। और जब इसका लासा देंगे तो इसका लासा आएगा 12। अब लासा इसका चेंज हो जाएगा तो लासा 12 आएगा। अब ये लाइन पूरी गलत हो गई हमारी यहाँ से इतनी। ठीक है, तो लासा इसका आएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। तो प्यारे बच्चों लासा इसका आएगा 12। तो देखो इसका इसमें भाग लगाएंगे, जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो 2 चौकू 8 2 एकन 2 2 3 6, इसका दशमलव यहाँ पे लगा देंगे माइनस। और जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 गुणा इसमें करेंगे, तो 3 3 9 और 17 3 51, यहाँ पे आ जाएगा इसका दशमलव। अब इसको घटाएंगे हम, तो ये चाहो तो आप इसको 3 से काट भी सकते हो। तो देखो
3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो ये 75 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो देखो यहाँ से ढाई लेंगे 18 और 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, एक में से एक जाएगा 0, यहाँ पे इतना बचेगा और बटा 4। अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे, जब इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो इधर थोड़ा आ जाइए अब, तो पहले लिख लो 75, या एक काम करो पहले इसमें 75 का गुणा कर लो, पहले इसमें कर लो 75 का गुणा, ठीक है। बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई यार ये, चलो इधर करके दिखा दे रहे हैं हम। अरे यार इतने गंदे साले कागज हैं ये, देखो ये दशमलव नहीं है इसका, नहीं दशमलव समझ बैठो, ठीक, दशमलव नहीं है ये, दशमलव तो यहाँ पे लगा हुआ है ये। अब इसका हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर, तो अलग करेंगे, ठीक है। तो ये 75 में गुणा करना है 109 का, तो देखो 9 पना 45 और 5 एकन 5, 7 नेम 63 और ये 7 हो जाएगा, 9 पना 45 5, 7 नेम 63, ठीक, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 5 11 7 8, और दशमलव इसका कहाँ यहाँ पर है, तो दशमलव से पीछे 2 अंक है तो इतना हो जाएगा, ठीक। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा हमारा, यहाँ से हल करेंगे तो गुणा निकल के आएगा 81.75 और बटा हो जाएगा हमारा 4। अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो भाग का ही बिंदी लग जाएगी, फिर ये दशमलव, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पे 1 बचा 15 हो जाएगा, और 4 तियो 12, बस इतना ही रखिए, कर तो पूरा जाएगा, 4 तियो 12, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो आंसर है कि नहीं इसमें ये 20 दशमलव, हाँ ठीक सही है, इतना सही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 43 है, उसमें 44 दिया हुआ, ठीक सही है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। अरे भाई यहाँ पे 43 दे रखा है, ठीक है हमारा, अरे यहाँ पे 44 दे रखा है, हमारा 43 निकला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 43 44 में एक ही बात है। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर हमारा, तो प्रश्न नंबर 22 का है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर 22 का 22 का तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x, और जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक इसका 3 गुना है, कितना है 3 गुना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमारी संख्या होगी, यहाँ पे जो संख्या बनेगी, संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 30x + x, ये संख्या बनेगी, ठीक। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यानी आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, क्या कह रहा है प्रश्न, संख्या में से 54 घटा दिया जाए, हाँ ठीक सही है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, तो देखो प्यारे बच्चों हमारी संख्या ये है, तो संख्या में से 54 घटा दो, तो 30x और +x, इसमें से 54 घटा देंगे, 54 घटा देंगे, तो 54 घटाने पर अंक पलट जाते हैं, तो इसके स्थान क्या होंगे, पलट जाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है। और जब देखो इसके स्थान पलटेंगे तो ये कैसे पलटेंगे देखना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 10x + 3x, इस प्रकार ये पलटेगा। जब इसके स्थान पलटेंगे तो इस प्रकार पलटेंगे, यहाँ पर ये नहीं 30 उधर पहुंचा दो, इस प्रकार पलटा जाएगा। चलिए इसको हल कर दीजिए अब आप, तो इन सबको उधर ले आओ, तो ये कितना है, देखो ये तो हो जाएगा हमारा 31x, ठीक है, और ये हो जाएगा 13x, माइनस का 13x, और बराबर इसको उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 54। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा, ये 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, सही है,
यहाँ पर 18 बचेगा, 18x और बराबर हो जाएगा हमारा 54। तो 18 एक 18 और 18 तियाँ 54, तो x बराबर निकलेगा 3। ठीक, और जो हमारी संख्या है ये है, तो संख्या मान लगा दीजिए, तो नई लाइन से लिखो संख्या बराबर, तो यहाँ पे 30x प्लस x मान लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों कितना, ये 31 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 31x क्या लिखेंगे, 31x लिखेंगे। जब हम इसको 31x लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 31 गुणा 3, तो हमारा निकल के आएगा 93। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक काम कर रहे हैं, इसको हम दूसरी विधि से लगा रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए आप एक बार, इसकी दूसरी विधि क्या वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखो, तो नई लाइन से इसको या करके दूसरी विधि समझ लीजिए। 22 का, तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x है। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक बराबर 3x है। तो नई लाइन से संख्या बराबर 30x और प्लस x इतना। ठीक है, 30x प्लस x। अब एक काम करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31x हो जाएगा। तो हमारी संख्या ये हो गई है। अब प्रश्न कह रहा है संख्या में से 54 घटा दें, संख्या में से 54 घटा दें। क्या कह रहा प्रश्न यार, हाँ, संख्या में से 54 घटा दें, तो संख्या हमारी यही है, तो इसमें से 54 घटा दीजिए। तो जब इसमें 54 घटाएंगे तो इसके अंक बदल जाते हैं। जो 31 लिखा हुआ, 31 का 13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 13x बन जाएगा। अब इसको ले आइए, तो 31x माइनस का 13x बराबर हो जाएगा 54। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 18x बराबर हो जाएगा 54। तो 18 एक 18, 18 तियाँ 54, तो x बराबर 3। अब ये वाला मान यहाँ लगा देना। तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर 31 गुणा 3, तो इसका आंसर निकलेगा 93। ठीक, तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको समझ में आ गया है उसको कर लीजिए आप। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए, आगे बढ़िए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा 22 का खा है, 22 का खा, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब तो प्रश्न नंबर है 22 का खा। प्यारे बच्चों, भैया सर्दी बहुत है यार, सर्दी लग रही बहुत तेज, बता रहा हूँ, हाथ भी नहीं काम कर रहे हैं आज। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, x नहीं बाई करिए आप, इकाई का अंक बाई, दहाई का अंक बराबर बाई। तो नई लाइन से संख्या बराबर, अरे तेरी की x करिए ना, यहाँ पर देखो इकाई का अंक बाई, इसका x होगा, दहाई का अंक x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई, ये हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है संख्या के अंकों का योग 12 है, तो x प्लस बाई, तो x प्लस बाई बराबर 12। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न आगे कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। प्यारे बच्चों, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो इसके स्थान बदल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसके स्थान बदलेंगे तो 10 बाई प्लस x, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो प्यारे बच्चों 10x प्लस बाई, तो ये वाली जैसे ही स्थान बदलेंगे तो ये संख्या 18 अधिक हो गई, ये वाली 18 अधिक हो गई है। ठीक है, तो ये अधिक हो गई है, तो एक काम करो, ये इसमें 18 अधिक है ना, तो इसमें 18 जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो भैया इसमें 18 अधिक है, यानी ये वाली संख्या इससे 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ दो, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों को ले आइए, तो 10 बाई प्लस x, इसको लाएंगे तो माइनस का 10x माइनस का बाई बराबर 18। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 9 बाई माइनस का 9x बराबर 18। तो यहाँ से 9 बाई यानी 9 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा बाई माइनस x बराबर 18। तो 9 1 9, 9 दूनी 18,
तो y माइनस एक्स बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो x प्लस वाई बराबर 12 और y माइनस एक्स बराबर 2। तो प्यारे बच्चों x से x कट जाएगा, तो y बाई 2y बराबर 14, तो 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, तो y बराबर 7। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में रखने पर y बराबर 7 है ये, तो y बराबर 7 यहाँ लगा दो इसमें, ठीक है। तो x प्लस 7 बराबर 12, तो x बराबर निकलेगा 5। तो नई लाइन से संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे 10 और गुणा 5 और प्लस 7, तो हो जाएगा ये 50, 7 57 हो जाएगा हमारा। देखो आंसर है कि नहीं है, इसमें होना चाहिए वैसे आंसर यार। हाँ ठीक, सही आंसर है। चलो जल्दी से प्रश्न को देख लीजिए यार। तो भैया वीडियो को लाइक कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप पता नहीं क्या करते हो। वीडियो को देख के चले जाते हो लेकिन लाइक कुछ नहीं करते, कुछ करके ही नहीं जाते हो। चलिए भैया, आपकी इच्छा करो या ना करो। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर गा गमला। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 1 बटा x बराबर y। इसकी जगह बाई रख लीजिए। तो जब इसकी जगह पे बाई रखें तो बाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 बराबर ये 5 बाई हो जाएगा। 5 बाई को उधर ले आओ, तो ये बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई प्लस का 4 बराबर 0। अब इसके काट दीजिए गुणनखंड। तो 4 एकन 4, तो बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई और माइनस का बाई और प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम बाई कामन लेंगे तो बाई माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कामन लेंगे तो बाई माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। तो ये बाई माइनस 4 और बाई माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे पहले ये उठाएंगे तो बाई माइनस 4 बराबर 0, ठीक। 4 को उधर भेज दो तो बाई बराबर हो जाएगा 4। और प्यारे बच्चों बाई बराबर हमने क्या लिया था, देखो बाई की जगह पे दोबारा से फिर ये मान लगा दीजिए। अब बाई की जगह पे दोबारा से फिर ये वाला मान लगा दो। तो बाई की जगह पे लिख देंगे 2x प्लस 1 और बटा x बराबर 4। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2x को उधर ले आओ। तो 4x माइनस का 2x बराबर 1 और 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर निकलेगा 1/2। एक आंसर निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब यहीं से आगे समझिए। अब ये वाला उठाएंगे तो बाई माइनस 1 बराबर 0 और बाई बराबर 1, फिर दोबारा से बाई का मान वही लगा दो 2x प्लस 1 बटा x बराबर 1। कैंची गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें। जब इसका कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 बराबर x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो x को उधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो ये जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर -1। तो x बराबर -1, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो ये है कि नहीं है इसके आंसर, 1/2 और 1 -1, ठीक सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 22 का गा है ये। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका घा घड़ी, उसको भी देख लीजिए। तो पहले इस आकृति में लिखेंगे दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज है और जिसमें है AB समांतर DC तथा AB समांतर DC तथा EF समांतर AB। ये भुजा हमारी है समांतर आपस में, ठीक है। अब देखो जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर, देखो ये वाली भुजा है यानी ये वाली भुजा हमारी इसके समांतर है, ठीक है। और ये वाली भुजा हमारी इसके समांतर है, ठीक। तो अब ये बताना ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब ये देखो एक बार पे समझो, यहाँ पे जो दिया हुआ है AB समांतर DC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है,
ठीक। फिर इसके बाद ये वाली भुजा हमारी है इसके समांतर, लेकिन ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है। देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है, फिर ये दोनों समांतर है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है। तो देखो इन दोनों में देखो ए बी और ए बी, ठीक, ए बी हट जाएगा तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक काम करो इतना ही छोड़िए, इसमें देखो सिद्ध करना है अभी, ठीक, नई लाइन से देखो सिद्ध करना है, अभी बाद में समझाएंगे। सिद्ध करना है, दिया है, मैं इतना ही लिखिए। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है इसमें, ए ई बटा ए डी और बराबर है बी एफ बटा एफ सी, ये सिद्ध करना है। चलिए अब प्रश्न को यहां से करते हल हम। तो यहां से लिखेंगे उपपत्ति। तो जब उपपत्ति में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर डी सी और इसके बाद है हमारा ई एफ समांतर ए बी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये ए का और ये 2 है, ठीक, इसमें ये चीज हमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें से जो चीज बराबर होगी हमारी, प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होगी उसे नहीं लिखा जाएगा, इन दोनों को नहीं लिखा जाएगा, इन दोनों को नहीं लिखा जाएगा, तो ये दोनों लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एफ समांतर डी सी। तो ये वाली भी भुजा हमारी, देखो ये वाली भी भुजा हमारी इसके समांतर हो जाएगी। जब ये समांतर हो जाएगी तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से एक रेखा खींचनी पड़ेगी इस प्रकार ये, और ये रेखा हमारी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, ये कितनी, और यहाँ पे लिख लो जी। अब चलिए ध्यान से क्या करते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज लेंगे हम ए डी सी। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी सी। चलिए ध्यान समझना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर देखो ए डी सी में, तो देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा हमारी इसके समांतर है। त्रिभुज ए डी सी में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम में ई जी समांतर डी सी। ओ तेरी की सी करिए ना यार, सी होगा, प्यारे माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। देखो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है, यानी ई जी समांतर डी सी, ठीक। तो यहाँ पे लगाएंगे थेल्स प्रमेय। देखो जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, प्यारे बच्चों देखो फिर समझो, जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लग जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए ई बटा ई डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई और बटा ई डी और बराबर, फिर इसको लिखेंगे ए जी बटा जी सी। तो ए जी बटा जी सी, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और मैंने ये थेल्स प्रमेय से लिखा, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाई गई है। अब इसके बाद अब त्रिभुज लेंगे हम सी ए बी में, सी ए बी में, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिख लें हम त्रिभुज सी ए बी में। एक बार फिर समझिए, देखो सी ए बी में जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे में ए बी समांतर जी एफ, ठीक, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। अब जरा ध्यान समझना, जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो इसका जो हम लिखेंगे वो इधर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखना जरा, यहां से इधर से लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे देखो सी एफ, क्या लिखेंगे सी एफ, सी एफ और बटा सी एफ बटा एफ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बटा एफ बी, सी एफ बटा एफ बी। इसी प्रकार यहाँ पर सी जी और बटा जी ए। तो यहाँ पे लिखेंगे सी जी और बटा जी ए। अब दोनों पक्षों को पलट दो, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो एफ बी बटा सी एफ
जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो एफ बी बटा सी एफ बराबर जी ए और बटा सी जी, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 तथा 2 से तो जो चीज बराबर होती है उसको नहीं लिखा जाता है। तो देखो ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर है, नाम आगे पीछे हो जाते कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीजें कैसी हैं, ये दोनों चीजें बराबर है, तो इन्हें नहीं लिखा जाएगा और इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाएगा। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर ए ई बटा ई डी और बराबर हो जाएगा एफ बी और बटा सी एफ। और बस प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, ठीक है। सी एफ लिखा हुआ है ये, ठीक है। अरे एफ बी कर दो या बी एफ कर दो, बात एक है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप, ये प्रश्न काफी अच्छा बढ़िया प्रश्न है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला होगा और प्रश्न नंबर है हमारा, इसका है 5वां। तो बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो अनुपात निकालना है, फिर उसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं हमें, ठीक। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, चलिए भैया समझिए इसकी बात को। तो यहाँ पे लिख लें हम 22 का 5वां नंबर है हमारा। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है और इसका नाम तो दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, ए और बी। तो यहाँ पे लिखना है 5 कामा -6 और -1 कामा -4 और यहाँ पे लिख लेना है हमें P। और बाई अक्ष के निर्देशांक है, तो यहाँ पे बाई अक्ष के निर्देशांक हो गए 0 कामा बाई। तो प्यारे बच्चों ये अनुपात ज्ञात करना, तो ये वाली दूरी मान लो m और ये वाली दूरी मान लो 1। चलिए समझिए यहाँ पर अब। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 5 कामा -6 और -1 कामा 4, -4 है, ठीक है, ये -4। और जो अनुपात है हमारा, जो हमने माना है अनुपात m अनुपात 1। तो सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना। तो देखो इसके प्यारे बच्चों ये भुज क्या 0 है, तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए 0 बराबर यानी भुज बराबर भुज, भुज बराबर भुज। देखो इधर भुज कितनी है 0 है और उधर सूत्र वाली भुज कितनी होती है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र वाली भुज होती है। तो 0 बराबर m1 का मान m हो जाएगा और x2 का मान कितना है, x2 का मान -1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लगा देंगे, प्लस m2 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे और x1 का मान 5 है तो 5 लगा देना है और बटा m1 प्लस m2 का मान मत लगाओ क्योंकि ये तो 0 वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा करो, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो ये बन जाएगा माइनस का m और ये प्लस का 5 बराबर 0 इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, 5 एकड़ 5 सही है। अब इसको उधर भेज देंगे तो m बराबर माइनस का m बराबर हो जाएगा -5, इससे ये कट जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों हमने अनुपात क्या माना था, जो हमारा अनुपात है भैया, अनुपात हमने माना था m अनुपात 1 माना था, m का मान 5 अनुपात 1, एक आंसर निकल के आ गया इसका हमारा। अब इसमें इसका आंसर भी नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाई का मान निकालना है। तो देखो पहले हमने भुज बराबर भुज किया था, अब कोट बराबर कोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोटि बराबर कोटि, कोट बराबर कोटि। तो प्यारे बच्चों इसकी कोट कितनी है, बाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर, और सूत्र वाली कोट होती है m1/2 प्लस m2/1 और बटा m1 प्लस m2। तो बाई का तो मान पता नहीं है। अब देखो m1 का मान कितना 5 है, अब बाई 2 का मान ये बिंदु काम करेंगे, ठीक है, -4 है, बाई 2 का मान -4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस m2 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 और बाई 1 का मान कितना है, बाई 1 का मान -6 है तो यहाँ पे -6 लगा देना है, -6। और m1 का मान देखो कितना 5 है
तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। अरे भैया m1 का मान 5 और m2 का मान 1 है। अब इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा -20 और ये -6 हो जाएगा और बटा 6 हो जाएगा ये। तो जब इसको हल करेंगे तो y बराबर निकलेगा -26 बटा 6। अब 2 से काटो, 2 3 6, तो ये बन जाएगा 13। तो y बराबर निकलेगा -13 बटा 3। अब y अक्ष के निर्देशांक, तो नई लाइन से लिखेंगे y अक्ष के निर्देशांक बराबर जो हमारे सूत्र बीच में लिखा था 0, अब यहाँ मान लगा दीजिए। तो देखो 0 तो ऐसे ही रहेगा, y का मान -13 बटा 3, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए अब आप। अब इसके बाद इसका हमारा अगला प्रश्न है 4 चम्मच। तो यहाँ पे 1 - sin थीटा और बटा है हमारा 1 + sin थीटा और बराबर दे रखा है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल वर्ग, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे LHS, ठीक है। तो 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा, इतना। तो प्यारे बच्चों इसमें हर का परमेकरण कर देंगे, ठीक है, यानी हर के संयुग्मी का गुणा कर देंगे हम 1 + sin थीटा। तो देखो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा, इस प्रकार ये। तो देखो ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा ये हमारा, तो 1 - sin थीटा का होल वर्ग और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 - sin स्क्वायर बन जाएगा ये। और 1 - sin स्क्वायर आपको पता ही है, नहीं पता तो देखो अभी पता हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो 1 - sin थीटा और बटा cos थीटा, और ये दोनों का होल वर्ग बन जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो 1 बटा cos थीटा माइनस sin थीटा और बटा cos थीटा। अब प्यारे बच्चों इसके ऊपर घात लगा दो 2। जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा sec थीटा और माइनस ये बन जाएगा tan थीटा और इसका हो जाएगा होल वर्ग। बस यही सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा हल, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर हमारा 23 नंबर है, उसे कैसे करेंगे देख लीजिए आप, जल्दी से प्रश्न को नोट कर लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 23 कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए साथ में। प्रश्न नंबर 23 है, क्षैतिज तल पर बिंदु O से उसी तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं देखना है इसको। तो प्रश्न नंबर है हमारा 23। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक तल है, ये हमारा एक तल है, तो यहाँ पे बिंदु O है और इधर एक मीनार खड़ी है, यानी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़ी एक मीनार। तो ये मीनार है हमारी यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से जो मीनार का उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके 30 अंश, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों 30 अंश यहाँ से। अब मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी हमारी 40 मीटर, ठीक। यहाँ पे आ गए हम, तो कोण 30 से 60 हो गया, तो ये वाला कोण हो गया हमारा 60 अंश। तो ये दूरी x कर लो, ये h कर लो, तो यहाँ पे O है, यहाँ पे A कर लो, यहाँ B कर लो, यहाँ पर C कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC एक मीनार है, BC एक मीनार है। चलिए तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो tan 60, तो tan 60 यानी h बटा x, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो बराबर h बटा x, इसके नीचे 1 कर लो। तो प्यारे बच्चों यानी जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3x और बराबर h। तो यहाँ से जब x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर निकलेगा h बटा √3 इतना। अब इसके बाद अब समकोण त्रिभुज लेंगे OBC में। चलिए समझिए, समकोण त्रिभुज OBC में, तो यहाँ पे tan 30 लिखेंगे, tan 30, तो ये हो जाएगा h बटा
40 प्लस एक्स, एच बटा 40 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक, तिरछा कैसे हो गया पेज यार ये, अब समझिए। तो इसका मान 1/√3। ठीक, तो एच बटा, अब 40 है ना, तो 40 और प्लस एक्स का मान कितना, देखो एक्स का मान h/√3 होता है, यहाँ पे लगाएंगे h/√3 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/√3 बराबर, तो ये एच बटा, इसके नीचे चेक कर लो तो इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 40√3 और प्लस एच बटा √3, और ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा h/√3 और बटा 40√3 प्लस एच। अब कैसे गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करेंगे तो 3h बन जाएगा, अंडरूट हट जाएगा, और 40√3 और प्लस का एच। अब एच को उधर लाओ, तो 3h माइनस का एच बराबर हो जाएगा 40√3। तो प्यारे बच्चों 2h बराबर हो जाएगा 40√3। अब ये 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा 20, तो h बराबर निकलेगा 20√3 मीटर। अब देखो आंसर है कि नहीं, इतना है। हाँ सही है, इतना ही आंसर आ गया हमारा। चलिए जल्दी से प्रश्न को नोट करिए आप। अब इसके बाद जो इसका अथवा वो नहीं कराने वाले, समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न है हमारा, उसको नहीं कराएंगे। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, उसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 24, यहाँ पे के का मान ज्ञात कीजिए और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे के एक्स प्लस का 3y और बराबर है k माइनस 3। अगला है 12x प्लस का ky बराबर k। तो प्यारे बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम, अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। और प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ यार, सर्दी लग रही, सर्दी से थोड़ा तिरछा बोल देते हैं, यानी कि जीभ लड़खड़ा जाती है यार, बहुत सर्दी भैया। अब यहाँ से इनको समानुपात में लगा दीजिए, तो देखो k/12 और बराबर 3/k। और जब वीडियो बनाते ना तो चेयर पे बैठ के बताओ बना रहे हैं भैया, रजाई में तो बैठ के बना नहीं रहे हैं हम, तो सर्दी ना लगे। अब इसको लिखेंगे k माइनस 3/k। प्यारे बच्चों k का मान ज्ञात करना है इसमें हमें, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो k/12 और 3/k कैसे गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो k² बराबर 36 हो जाएगा, तो इधर से घात हटेगी, अंडूर लग जाएगा, तो k बराबर √36 और 36 के साथ प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो k बराबर निकलेगा +-6। ये हमारा आंसर आ गया, देखो है कि नहीं है। लो आंसर ही नहीं दिया इसने। 24 का देखो का आ गया, इसमें का कहाँ से आ जाएगा, गलत है। ठीक है, यही हमारा आंसर सही होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसका अथवा देख लो, अथवा कैसे करते हैं हम इसका। प्रश्न नंबर अथवा है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ पे 24 का अथवा है, तो 24 का अथवा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों समय बराबर, ठीक है, तो नई लाइन से समय बराबर सूत्र होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे t1 बराबर, अब दूरी हमारी कितनी है 360 है और चाल कितनी हमारी x है। अब प्रश्न कह रहा है यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे चाल इस समय कितनी x है, चाल कितनी x है। अब प्रश्न कह रहा है चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें, तो t2 बराबर 360 बटा x + 4 5। देखो
इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देंगे तो इसको यानी इसकी चाल बढ़ गई ना, और जब चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो प्यारे बच्चों इसको समय लगेगा कम और इसको समय लगेगा अधिक। ठीक है, तो अधिक में से हमेशा कम घटाएंगे, यानी कि देखो जब इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे ना तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय लगेगा जाना, तो अधिक में से कम घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 माइनस T2 और बराबर कितना घंटा कम लगता है, ये देखो कहाँ गया, 1 घंटा कम लगता है तो बराबर 1 लिख देंगे, यहाँ पर मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 बटा एक्स और माइनस 360 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 1। तो यहाँ से 360 कामन ले लेंगे, जब 360 कामन लेंगे तो 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 5 और बराबर 1 इतना। अब इसको थोड़ा हल करेंगे अब थोड़ा ऊपर आ रहा है, ठीक, यहाँ पे जगह कम है तो इसका इसमें नीचे का नीचे, तो यहाँ पर जब हो जाएगा ये हमारा 360 तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स और बटा, और जब नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और बराबर में हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों x से x कट जाएगा और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1800 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कैसे गुणा कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और बराबर हो जाएगा 1800। इसको ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड काट दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x, ठीक है, और माइनस का 1800 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कामन लेंगे, जब यहाँ से x कामन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 45, और जब इसमें से माइनस का 40 कामन लेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0। तो x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम x प्लस 45 से आंसर हमारा निकलेगा, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप, यहाँ से प्रश्न हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये है प्रश्न हमारा। इतना करने के बाद इतना ये करेंगे, तो इसके बाद इतना शेष भाग ये रहा हमारा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 में का वो 25 का ए है हमारा। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो देखो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है हमारा। ठीक है, में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रक्षेद करती है। यानी जो BE भुजा है ये वाली, जो BE भुजा है CD को बिंदु F पर प्रक्षेद करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, यानी ABE ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला ये त्रिभुज, और इसके बाद त्रिभुज CFB ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है ये दिखाना है। चलिए कैसे करते देखना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों सिद्ध करना है त्रिभुज ABE और समरूप त्रिभुज CFB। अब थोड़ा एक चीज बता दूं आपको, देखो जब समांतर चतुर्भुज होता है ना, तो समांतर चतुर्भुज में प्यारे बच्चों सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण होगा इसके बराबर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, चलिए कैसे करते देखना। और फिलहाल भुजाओं से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोण से मतलब है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में तो हम यही दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में
ठीक है, ये दो त्रिभुज लेंगे तो सबसे पहले देखो ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर, ये कोण हो जाएगा इसके बराबर, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हमें कारण भी लिखना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। हमें देखो भैया कारण भी देना है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पहली बात। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर ये दिखाना है, देखो ये दोनों भुजाएं समांतर होगी। देखो ये वाली भुजा है ना प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो ये पूरी भुजा हमारी इसके समांतर होगी। तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर हम ए ई समांतर बी सी, ठीक। देखो ए ई समांतर बी सी क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहां पे लिखा जाएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम समान तो नहीं कहेंगे, ये वाली जो भुजा है ये वाली भुजा बराबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखो ये वाली भुजा इसके बराबर और समांतर भी होती है, लेकिन ये वाली भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक, यानी ए ई समांतर वी सी, ए ई समांतर वी सी। और ये हमारी रेखा एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, ये हमारी रेखा एक तिर्यक रेखा का काम करेगी। चलिए समझिए, तो समांतर रेखा यानी ए ई समांतर बी ई। फिर आगे लिखेंगे तथा ए बी ई एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये हमारी तिर्यक रेखा है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण हमारे होंगे बराबर, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से कोण ए ई बी बराबर कोण बी ई सी, ठीक। आगे लिख देना है एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी ई और समरूप त्रिभुज सी एफ बी कैसे समरूप है, किसके आधार पे हो जाएंगे? ए और ए के आधार पे हो जाएंगे समरूप। ये हमारा प्रश्न हल हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप प्रश्न को देख के। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं भैया, इसका अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 25 का बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है, ठीक है। अब यदि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु तो ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करते देखना है इसको अब। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका बी समकोण है। तो यहाँ पे लिख लो बी। तो देखो ए यहाँ कर लो, ए बी और ये सी। अब प्रश्न आगे कह रहा है यानी बी डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो देखो बीसी का मध्य बिंदु ये रहा हमारा बीसी, बीसी, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीसी, जिसका बी समकोण है। तो कह रहा है भुजा यानी डी बीसी का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो डी, ठीक। यहाँ से डी लिखेंगे। फिर इसके बाद ए डी, और इसको यहाँ से मिला दीजिए आप।
तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए आप, इस प्रकार ऐसे इसके मिला दीजिए। अब ये जो डी बिंदु है हमारा, जो डी बिंदु है बीसी का मध्य बिंदु है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी हो जाएगी BC/2, BC की आधी है हमारी, ठीक है। और ये वाली दूरी उसी कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, ये वाली जो दूरी हो जाएगी BC/2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये वाली दूरी हो जाएगी, ये दूरी BC की आधी BC/2। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, तो लिखेंगे नई लाइन से BD बराबर हो जाएगा हमारा BC/2। और सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है AC का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग और -3AB का वर्ग, ये सिद्ध करना हमें। चलिए समझिए भैया इसकी बात को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, तो समकोण त्रिभुज तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो प्यारे बच्चों कोण B बराबर 90 अंश है हमारा, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली भुजा कर्ण, ये आधार और ये लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे ABD में, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में। तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये लंब, ये वाली भुजा कर्ण और ये लंब और ये आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BD का वर्ग। अब देखो BD बराबर हम पहले निकाल चुके हैं, तो BD बराबर है हमारा BC/2। कितना है? BC/2। तो यहाँ पे लिखेंगे AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस, और BD की जगह पे लिखेंगे BC/2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा BC का वर्ग बटा 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों AD का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा 4AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग और बटा 4। तो इसके नीचे 1 कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें कर दो। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4AD का वर्ग बराबर 4AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, इतना। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा ये है, अब ये वाला जो पहला है ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो आके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें चिन्ह बदल रहे हैं। जब इसके चिन्ह बदलेंगे तो देखो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो ये इससे कट जाएगा हमारा। जब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 4AD का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर, देखो इसमें से घटाएंगे, जब प्यारे बच्चों इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 3AB का वर्ग बचेगा हमारा। अब ये 4AD इसको इधर ले जाइए तो माइनस AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, अब ये देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4AD का वर्ग और प्लस 3AB का वर्ग। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे माइनस है तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो, तो माइनस का गुणा करने पर, जब माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे AC का वर्ग बराबर, तो ये हो जाएगा 4AD का वर्ग और माइनस 3AB का वर्ग। तो बस प्यारे बच्चों में यही सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप लोग।
उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और इसको समीकरण नंबर 2 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आयत में आप बंद ना करें, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जो अथवा है इसका, उसे कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए आप। तो सबसे पहले इस प्रश्न में LHS लिखेंगे हम, LHS। तो यहाँ पे है हमारा tan A प्लस sec A माइनस 1 और बटा tan A माइनस sec A प्लस 1। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, थोड़ा बता दूं मैं आपको। यहाँ पे होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर आपने ये पढ़ा हो तो, ठीक है। तो इस एक की जगह पे हम ये लिख देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan A और प्लस sec A। तो इसको ऐसे क्वेश्चन बंद कर सकते हैं और माइनस इस एक की जगह पे ये लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर, एक काम करिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हाँ sec स्क्वायर A और माइनस tan स्क्वायर A, और बटे में लगा देना हमें ये वाली संख्या ही लिखनी है अब सेम, tan A और माइनस sec A प्लस 1 इस प्रकार। अब आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सूत्र कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan A प्लस sec A। तो प्यारे बच्चों इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे। तो पहले तो माइनस, तो यहाँ पे sec A प्लस tan A और अगले कोष्टक में sec A और माइनस tan A, ठीक है। और बटे में रहेगा आपका, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, tan A माइनस sec A और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर के चिन्ह लगा देने और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब देखो इन दोनों में प्यारे बच्चों ऊपर जो कॉमन मिलेगा tan A और प्लस sec A कॉमन मिल जाएगा। तो जब ये हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये एक बचेगा, तो माइनस ये कॉमन चला जाएगा। जब ये कॉमन चला जाएगा तो ये माइनस का चिन्ह और साथ में ये बचेगा sec A माइनस tan A, कोष्टक बंद, और बटे में आपको लगा देना है tan A माइनस sec A प्लस 1। और प्यारे बच्चों जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो 1 माइनस sec A, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा और tan A। अब बटे में आपको ये संख्या लगा देनी। तो एक काम करिए, देखो यहाँ पर एक को आगे ले आओ, ये प्लस का आने से आगे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस sec A इसको ऐसे लिख सकते हैं और प्लस tan A को हमने पीछे भेज दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ये तो जाएगा चला। तो जो हमारा बचा हुआ यहाँ पर tan A और प्लस sec A, ठीक, इतना बचा हुआ है। तो tan A को लिखा जाता है sin A बटा cos A और sec A को लिखा जाता है 1 बटा cos A। अब इसके हर समान है, और जब इसके हर समान है तो यहाँ पे sin A प्लस 1 और बटा cos A, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो LHS और बराबर RHS, ठीक है। चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और घंटी को जरूर आप हिला देना, ठीक है भाई। चलो भैया आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।